आयशा की हरकत से दिव्यांशी काफी परेशान थी और इसी वजह से नाराज होके वो राघव से भी बात नहीं कर रही थी। राघव ने कई बार दिव्यांशी को कॉल किया, पर दिव्यांशी एक बार भी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। ये देखकर राघव की टेंशन बढ़ती जा रही थी। राघव ने कई बार कोशिश की उसके फ्लैट पर जाकर उसे मनाने के लिए, लेकिन दिव्यांशी ने एक भी बार अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। इस बात से परेशान होकर राघव को कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे दिव्यांशी को मनाए। इसी टेंशन में डूबा राघव अपने कमरे में बैठा हुआ था। क्या हुआ, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? आयशा राघव के कमरे में एंटर होते हुए बोली। तुमसे मतलब तो तुम्हें मुझसे वैसे भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे फायदे की बात करने आई हूँ। सुनने के लिए तैयार हो तो बताओ। आयशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो तुम तो यहाँ से चली जाओ, राघव ने आयशा पर चिल्लाकर कहा। कैसे भाई हो तुम? हाँ, कैसे भाई हो तुम? जब मैं नाराज थी तो तुम मुझे मनाने आए थे, तुम नाराज हो तो मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मुझे पता है तुम कितना मनाने आई हो, सीधे सीधे बोलो क्या बात है। मैं कह रही थी कि दिव्यांशी तुमसे गुस्सा है ना? हाँ तो? तुम उससे शादी भी करना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ, और हमारे घर वाले दिव्यांशी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हाँ जानता हूँ मैं, तो इसीलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो बदले में मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। क्या? कौन सी मदद? राघव ने दिव्यांशी को देखकर कहा। तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हारे दो काम करूंगी बदले में। पागल हो क्या? मुझे पता है तुम्हें मेरे हाथों से कौन से काम करवाने हैं। तुम्हारी इन घिसी पिटी हरकतों से मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, सोच लो राघव, फायदा दोनों का है। तुम मेरे काम करो, मैं तुम्हारे काम करूंगी। तुम मेरी मदद करो अमन और प्राची को दूर करने में, मैं तुम्हारी मदद करूंगी दिव्यांशी को तुम्हारे करीब लाने में, और हमारे घर वालों को शादी के लिए मनाने में। साथ में तुम्हारे जॉब के लिए भी सिफारिश करवा लूंगी। बताओ मंजूर है? आयशा, तुम कभी नहीं सुधरोगी, कभी भी नहीं, समझे? तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? अरे मैंने खुद उन दोनों को मिलवाया है, मैंने खुद अपने हाथों से दोनों को एक किया है, मैंने उनकी शादी का बंधन बांधा है। और तुम चाहती हो कि मैं उन दोनों को अलग करने में तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, कभी भी नहीं। तुम लाख कोशिश कर लो, वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, समझी तुम? हाँ तो अपनी सोच को लेकर यहाँ से चली जाओ, राघव ने आयशा पे चिल्लाते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोला। बात तो माननी पड़ेगी, अब आराम से मान जाओ तो ज्यादा अच्छा है, वरना मुझे टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना बहुत अच्छी तरह आता है। ऐसा हल्का सा आयशा ने बोला। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, तुम्हें तो मेरा एक काम करना ही होगा किसी भी हाल में। आयशा खुद में इतना बड़बड़ाकर अपने कमरे में चली गई। आयशा के जाते ही राघव ने अपने फोन उठाया और अमित को फोन किया। अपन ने पहली बार में ही कॉल रिसीव कर लिया। हेलो अमित, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता तो है मैं अभी मुंबई आया हूँ जॉब के सिलसिले में। हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि तुम अभी जॉब पर हो, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, राघव ने कहा। अभी तो मैं बिजी हूँ, ऑफिस में हूँ, मैं तुम्हें कल सुबह कॉल करूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर जैसे ही टाइम मिले तो मुझे कॉल कर लेना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तुम्हें कॉल कर लूंगा। अमित ने इतना जवाब दिया और फिर अपना फोन काट दिया और परेशान होकर सोचने लगा कि ये सब कुछ क्यों कर रही है अब आयशा। हाँ, समझने को तैयार क्यों नहीं है कि अमन और प्राची को अलग करना सही नहीं है। अरे कितनी मुश्किलों के बाद तो वो दोनों एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे के हुए हैं। अब इन दोनों को अलग कर दिया तो इन दोनों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, और मैं आयशा को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। इधर आरव रूही दोनों की वापस इंदौर लौट आए थे। रूबल चौधरी की हरकत की वजह से आरव भी काफी परेशान था। रूबल चौधरी ने ना सिर्फ अमन की जिंदगी में बल्कि निखिल और आरव की जिंदगी में भी जहर घोल दिया था। सब बहुत परेशान रहने लगे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रूबल चौधरी ने उनके साथ गद्दारी की है। एक डील की वजह से हर एक इंसान की कंपनी को लॉस हुआ था। लॉस रूबल चौधरी को भी हुआ, लेकिन उनका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो अपना लॉस साइड में रखकर बदला लेने की आग में जलते रहे। हालांकि उनकी इस हरकत से युग बिल्कुल अनजान था। वो कंपनी के किसी भी काम को हैंडल नहीं कर रहा था। वो हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया था। युग ने अपने कमरे से सारा सामान पैक किया। इसके बाद उसकी नजर साइड में रखे एक फोटो फ्रेम पर गई,
जिसमें वो एक साथ प्राची के साथ खड़ा है। युग ने फोटो फ्रेम उठाकर ध्यान से फोटो फ्रेम को देखा और फिर उस फोटो फ्रेम पर हाथ फेर कर खुद में उदास होकर रुआसी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें किसी और के हाथों में सौंप दिया और अब मैं अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूँ। पर मैं नहीं चाहता कि अमेरिका में मैं तुम्हारी यादों से जरा भी दूर हूँ, इसीलिए तुम्हारा याद और तुम्हारी ये तस्वीर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हिम्मत तो नहीं तुमसे आखिरी बार बात करने की, पर मन बहुत है एक बार तुमसे बात कर लूं। फिर ना जाने कब पता नहीं मौका मिले या ना मिले तुमसे कुछ कहने का, कुछ पूछने का। हम है भी तो इतने अच्छे दोस्त। इतना कहकर युग ने हिम्मत करके अपना फोन उठाया और प्राची का नंबर डायल किया। प्राची करिश्मा के साथ लेटी हुई थी। रात के 10 बज रहे थे, इसीलिए उसे हल्की हल्की नींद आ रही थी। युग का फोन आया तो प्राची ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली और अपना फोन उठाकर कॉल रिसीव किया। हेलो युग, कैसे हो तुम? प्राची ने प्यारी सी आवाज में धीरे से कहा। मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तो बताओ कैसे याद किया? मतलब इतने दिन हो गए तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। हाँ, तुमने कौन सा कर लिया? युग ने प्राची से कहा। अरे मैं बिजी थी। हाँ हाँ सही बात है, अपने हस्बैंड के साथ बिजी थी। मैडम तो कहाँ कहाँ घूम आई आप? कहीं भी तो नहीं यार। वैसे ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो और सब कैसा चल रहा है? स्मिता भाभी कैसी है और रूबल भैया कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तुम्हें मिस करते हैं? मिस तो मैं भी उन्हें बहुत करती हूँ। कितना प्यार करते थे ना मुझे। और तुम कहाँ हो? अभी इंदौर हूँ, कल रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका क्यों? प्राची ने चौंक कर कहा। बाकी की पढ़ाई करने के लिए, और फिर इरादा है कि वहीं पर रहकर अपनी कंपनी खोल लूं। कंपनी का आइडिया तो अच्छा है, पर वहाँ अमेरिका में क्यों? यहीं इंडिया में रहो ना। या हम सब साथ रहेंगे, एक दूसरे से मिल लेंगे, वरना तुम हमेशा के लिए अपने सारे फ्रेंड से अलग हो जाओगे और फिर हम तुम्हें मिस भी तो करते रहेंगे। अरे वीडियो कॉलिंग किस लिए है? जब मन करे मुझे फोन कर लेना। आपके लिए तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ, प्राची युग को डांटते हुए बोली। और बाकी सब तो ठीक है ना? तुम्हारे और अमन के बीच सब सही चल रहा ना? युग ने प्राची से पूछा। युग के इस सवाल से प्राची को अमन का बिहेवियर याद आ गया। क्या करती वो किसी से भी? क्या कहती वो? अमन उसकी खुद की चॉइस थी और फिर अमन उससे प्यार भी तो करता था। ये बात अलग थी कि अमन ने काम के सिलसिले में प्राची से दूरियां बना ली थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि प्राची को वो प्यार नहीं करता था। हाँ हाँ सब ठीक चल रहा है। ठीक है, मैं रखता हूँ, ये कहकर युग ने फोन काट दिया। अब आगे क्या होगा आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। कहीं जाइएगा नहीं।